आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों का समझाते हुए राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार किया गया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम 2026 में जो होने वाला है आरबीएससी 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसके एग्जाम में आने की भी काफी प्रबल संभावना है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। स्वतंत्रता के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को समझाते हुए राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार किया गया एवं इन सिफारिशों का आलोचनात्मक परिणाम भी हमको करना है। तो क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग क्या होता है? राज्य पुनर्गठन आयोग ये होता है कि जब भारत आजाद हुआ तो भारत में किस आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाए, इसी के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। तो पहले राज्य पुनर्गठन आयोग से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी आ सकता है। जब भारत का निर्माण हुआ तो राज्यों को किस आधार पर बांटा गया? भाषाई आधार पर। 1 नंबर का क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग क्या होता है? भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग पर जोर पकड़ने पर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। एक और 1 नंबर का क्वेश्चन कि केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का अधिनियम कौन से ईयर में करा? 1953 में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है? भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग पर 1953 में केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। अब इस राज्य पुनर्गठन आयोग की क्या क्या सिफारिशें? तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने यह सिफारिशें की कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोले जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। तो उस समय जो भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, उनके मेंबर कौन कौन थे? उनमें उसके मेंबर थे के एम पनिकर और फजल अली। ये मेंबर होने के साथ साथ इस राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग के अध्यक्ष भी थे। और एच.एन. कुंजरू, ये 3 मेंबर थे। इन्होंने बोला कि भारत में राज्यों का निर्माण करना है तो भाषा के आधार पर करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक राज्य की अलग अलग भाषा है। इसे हम देखते हैं। मद्रास की भाषा क्या है? तमिल। तो ये बाद में तमिलनाडु बन गया। आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है? तेलुगु। तो ये तेलुगु बन गया। मैसूर या कर्नाटक, इसकी भाषा क्या है? कन्नड़। तो ये बाद में कर्नाटक बन गया। बॉम्बे, ये महाराष्ट्र बन गया बाद में। इसकी भाषा क्या है? मराठी। इसकी भाषा क्या है? मराठी। राजस्थान की भाषा क्या है? हिंदी। मध्य प्रदेश की भाषा क्या है? हिंदी। बिहार उत्तर प्रदेश की भाषा क्या थी? हिंदी। तथा गुजरात की भाषा को गुजराती माना गया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने बोला कि भारत के प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग भाषा है, अतः भारत को भाषा का आधार पर बांटना सही होगा। इस आयोग की सिफारिश के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। एक और 1 नंबर का क्वेश्चन कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया? 1953 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम एक्ट कब आया? 1956 में। इसके आधार पर 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। 14 तो स्टेट आए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। यह है राज्य पुनर्गठन से आप क्या समझते हैं का क्वेश्चन। तो आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग से आप क्या समझते हैं, इसकी सिफारिशों पर टिप्पणी करें। तो आपको ऐसे लेकर आता है कि लिखना है। अगला क्वेश्चन आ गया कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों का आलोचनात्मक वर्णन करें, मतलब ये सही था या गलत, इसको बताना। ये सही था क्योंकि एक लोकतांत्रिक कदम था। भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में देखा गया। ठीक है, क्योंकि ये क्या जनता की डिमांड थी कि हमारे क्षेत्र को भाषा के आधार पर अलग रखना। फिर आगे चलकर हमने गुजरात और महाराष्ट्र, जो इस समय तक बॉम्बे था, तो 1960 में हमने गुजरात और महाराष्ट्र को भी अलग कर दिया और 2 राज्य बन गए बॉम्बे को तोड़कर, एक गुजरात और एक महाराष्ट्र। गुजरात की भाषा गुजराती और महाराष्ट्र की भाषा मराठी। फिर आगे चलकर 1966 में हमने 2 और राज्यों को तोड़ा, पंजाब और हरियाणा राज्यों का उदय हुआ। पंजाब की भाषा पंजाबी और हरियाणा की भाषा हिंदी की जैसे हरियाणवी। ठीक है, चलो। सीमांकन का समरूप आधार हुआ। तो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से राज्यों को एक समरूप आधार मिला, मतलब कोई ना कोई एक विशेषता चाहिए थी कि हम राज्य किस आधार पर बनाए। तो केंद्र को एक आधार मिला, भाषा की भाषा के आधार पर हम राज्य बांट सकते हैं। तो एक सीमांकन का समरूप आधार था। ये सीमा को बांटने का एक आधार था।
एकता को बल मिला। इससे क्या, इससे उस राज्य की एकता को बल मिला। सेम सेम भाषा बोलने वाले लोग एक ही जगह रह गए, जिससे उस राज्य की जनता में एकता को बल मिला। आगे, विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकृति। भाषावार राज्यों के पुनर्गठन से विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकृति मिली है। मतलब विविधता में एकता, हमारे भारत में अनेक भाषाएं है, तो हमने भाषा के आधार पर राज्यों को अलग अलग बांट दिया, जिससे भारत की विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकृति मिली है। ये क्वेश्चन इस आधार पर भी आ सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की विशेषताओं का वर्णन करें। राज्य पुनर्गठन आयोग एक अच्छा आयोग था, इसकी वर्णन करें। ठीक है, चलो, तो ये आपको पढ़ना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग के मेंबर के बारे में बताइए। तो एक मेंबर था के एम पणिकर, फजल अली एंड एच.एन. कुंजरू। इस समय भारत में जब पहली बार राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 में भारत को बांटा था, तो 14 स्टेट थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो हमने इसके सभी छोटे क्वेश्चन भी पढ़ लिए और बड़े क्वेश्चन भी पढ़ लिए। छोटे क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया? 1953। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कौन से संविधान संशोधन से पारित हुआ? 7वें। कौन से? ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख लो एक। और जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, भारत में 14 स्टेट थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। भाषा के आधार पर भारत में राज्यों को किस आधार पर बांटा गया? भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर राज्यों को बांटने के लिए कौन सा आयोग बना? राज्य पुनर्गठन आयोग। उसके मेंबर के बारे में बताइए। के एम पणिकर, फजल अली, एच.एन. कुंजरू। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आपकी परीक्षा में आने वाला दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जब भारत का विभाजन हुआ, हमारा एक भारत था जिसमें अभी का पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल था। तो जब भारत का विभाजन हुआ तो कौन कौन सी कठिनाइयां आई? भारत में कौन कौन सी कठिनाइयां आई? तो फर्स्ट, मुस्लिम बहुल इलाकों का निर्धारण करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। भारत का विभाजन हुआ था लॉर्ड माउंटबेटन एक्ट के द्वारा 1947 में। ठीक है, तो उसके तहत मुस्लिम वर्ग के लिए पाकिस्तान बनेगा तथा हिंदू धर्म के लिए भारत बनेगा। और भारत का विभाजन धार्मिक आधार पर, यही क्वेश्चन रहता है, भारत का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ था। लेकिन मुस्लिम वर्ग ने तो पाकिस्तान बनाया, उन्होंने अपना राष्ट्र धर्म भी मुस्लिम घोषित करा, लेकिन भारत के उस समय के राजनेताओं का मानना था कि भारत में सभी वर्ग के लोग रहते हैं, अतः हमारा राजधर्म हिंदू धर्म नहीं हो सकता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत में सभी धर्म के लोगों को रहने का अधिकार है और काम करने का अधिकार है। और उनकी सुरक्षा के लिए भी हमने हमारे संविधान में आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक निरपेक्षता का मौलिक अधिकार दिया है कि आप किसी भी धर्म को रख सकते हो, और आपकी इच्छा हो तो आप एथिस्ट भी बन सकते हो। मतलब मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मैं किसी धर्म को ये भी चुन सकते हो। चलो आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत विभाजन में आने वाली कठिनाइयों का विवेचन कीजिए। फर्स्ट कठिनाई थी कि मुस्लिम बहुल इलाकों का निर्धारण किस प्रकार करेंगे। मतलब माउंटबेटन एक्ट में कहा गया कि जहां पर भी जिस एरिया में भी मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है वो पाकिस्तान की ओर चली जाएगी। तो इस मुस्लिम बहुल इलाके का निर्धारण किस प्रकार किया जाए, कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान को दिया जाए, कौन क्षेत्र पाकिस्तान को दिया जाए, इसका निर्धारण करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसका निर्धारण करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ये भारत का मैप, ठीक है, समझ में आ गया। इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों देश शामिल है। तो उन्होंने बोला कि स्वतंत्रता के समय देश के 2 क्षेत्र, एक पूर्व में एक पश्चिम में, यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, एक तो यहाँ पर आबादी ज्यादा थी और एक यहाँ पर आबादी ज्यादा थी। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे पूर्वी और पश्चिमी मुस्लिम बहुल सांख्य वाले क्षेत्र को जोड़कर एक कह सके। तो यहाँ पर भी मुस्लिम आबादी ज्यादा थी और यहाँ पर भी थी, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं था कि दोनों को जोड़कर एक क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया जाए। इसलिए 2 पाकिस्तान बने, एक का नाम है वेस्ट पाकिस्तान और एक का नाम है ईस्ट पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, जिसको हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिनको हम आयरन लेडी भी कहते हैं, 1971 के बाद में
तोड़कर एक नया देश बना दिया। क्यों बनाया? जो अभी वहां पर हो रहा है, अभी भी बांग्लादेश में लोगों पर अत्याचार हो रहे, उस समय भी हो रहे थे। उस समय के प्रधानमंत्री ने एक साहसी निर्णय लिया और सेना भेजकर पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। कितने हजार सैनिकों ने? 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया जब हमने हमारी वहां पर सेना भेजी। और उस समय की विदेश नीति भी अच्छी थी, हमारी मदद करी थी रूस ने, ठीक है, और रूस ने हमारी मदद करी थी और भारत युद्ध जीत गया। रूस ने मदद पाकिस्तान को हराने में नहीं की थी, रूस ने मदद हमारी विदेश संबंधों में की थी। उस समय पाकिस्तान का समर्थन ब्रिटेन और यूएसए कर रहे थे, तो यूएसए का जहाज नेवी यहाँ तक आ गया था और ब्रिटेन का भी। तो भारत को बोल रहे थे कि तुम पाकिस्तान के टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है, तुम पाकिस्तान के टुकड़े नहीं कर सकते। तब रूस ने जहाज भेजा यहाँ पर कि भारत को से युद्ध लड़ने से पहले तुमको मेरे से युद्ध लड़ना होगा। और क्योंकि ब्रिटेन वाले एक नया युद्ध नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने वो अपने जहाज वापस लेकर चले गए और भारत ने आसानी से पाकिस्तान को हरा दिया और एक नया देश बन गया बांग्लादेश। तो ईस्ट पाकिस्तान क्या बन चुका है? बांग्लादेश बन चुका, ठीक है, बांग्लादेश बन चुका है। क्यों बन चुका है? क्योंकि एक तरफ भारत में क्या था? फजल अली आयोग, जिसने बोला कि भाषा के आधार पर हमको राज्य को बांटना है और हर भाषा की अपनी एक क्या है? पहचान है। हर भाषा की अपनी एक क्या है? पहचान है। पाकिस्तान में ऐसा आयोग नहीं था। पाकिस्तान में क्या बोला? भाषा तो उर्दू ही रहेगी, हमारी भाषा क्या रहेगी? उर्दू ही रहेगी। तो ये है बंगाली, ठीक है, ये क्या है? बंगाली भाषा है, ठीक है। ये बोले मातृभाषा क्या है? बंगाली है, ठीक है। तो मैं तो क्या नहीं बोल सकते, ठीक है, हम उर्दू नहीं बोल सकते। तो फिर ये उर्दू नहीं बोल पाए और इन्होंने क्या करा? इन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। जो यहाँ की जनसंख्या ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर क्या नदियां है? क्या है? नदियां है। जहां पर नदी होती है वहां पर जनसंख्या ज्यादा होती है। यहाँ पे कौन सी नदियां? 2 नदियां। कौन सी नदियां है? यहाँ से निकलती है गंगा नदी, ठीक है, वो भी यहाँ पर बहती है। ऊपर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, वो भी यहाँ पर बहती है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 नदियां है। तो यहाँ पर नदियां है तो जनसंख्या ज्यादा है। जब इलेक्शन हुआ यहाँ पर तो यहाँ के जो व्यक्ति थे वो इलेक्शन में जीत गए और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन इन लोगों को बात सही नहीं लगी, इन्होंने इसको इधर बुलाया कि आपसे कुछ बात करनी है, ठीक है। अधिकतर सेना के लोग यहीं पे थे क्योंकि इनकी हाइट बड़ी है। हाइट बड़ा होना, छोटा होना, कलर भूरा होना या श्वेत होना, ये डिपेंड करता है ज्योग्राफी पर, ठीक है। तो इधर के लोगों की हाइट छोटी है, इधर के लोगों की हाइट बड़ी रहती है। यहाँ पे रहता है पठान मुस्लिम, इनकी हाइट क्या रहती है? बड़ी रहती है। तो इन्होंने बुलाया इधर। प्रधानमंत्री जो पूरे पाकिस्तान का एक ही है, एक ही प्रधानमंत्री रहता है, तो इस क्षेत्र से जीता था, इस क्षेत्र से, ठीक है। तो इस क्षेत्र वाले लोगों को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने इसको यहाँ बुलाया और कैद कर लिया और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अत्याचार होने लगे। जैसे अभी हो ही रहा बांग्लादेश में। वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को कैद वो होने वाली थी, लेकिन वो भारत में आ गई, ठीक है, वो भारत में आ गई। आगे समझ में? और अभी वैसे हो रहा है, ठीक है। अब देखना कि भारत क्या करता है इस बार। आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट, प्रत्येक मुस्लिम बहुल क्षेत्र का पाकिस्तान में जाने के लिए राजी न होना। अब एक तो बन गया कि हर मुस्लिम क्षेत्र पाकिस्तान में चला जाए, जहां की भी जनसंख्या ज्यादा हो पाकिस्तान में, लेकिन हर मुस्लिम क्षेत्र पाकिस्तान में जा नहीं रहा था, पाकिस्तान में जा नहीं रहा था। जैसे जम्मू कश्मीर की जनसंख्या मुस्लिम की ज्यादा थी, वो पाकिस्तान में नहीं गया क्योंकि वहां के राजा हिंदू थे। हालांकि ये पॉइंट अलग है। जैसे हैदराबाद है यहाँ पर है, अब इसको कैसे पाकिस्तान में दें? यहाँ पर क्या है? हैदराबाद, ठीक है। तो हैदराबाद पाकिस्तान में, इसको कैसे दें? तो ये भी पाकिस्तान में नहीं गया। आगे पढ़ेंगे हैदराबाद को भारत में हमने किस प्रकार मिलाया। यहाँ पर है गुजरात का एक क्षेत्र जो भी क्या था? मुस्लिम बहुल था। और यहाँ पे भोपाल है भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। बहुत सारे क्षेत्र पाकिस्तान में जाने के लिए राजी ही नहीं थे, विशेष रूप से पश्चिम सीमा प्रांत, जिसके नेता अब्दुल गफार खान थे जो द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे। और तो और जो भी पाकिस्तान में है, उत्तर पश्चिम पाकिस्तान, ये कौन सा पाकिस्तान है? नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट। यहाँ के एक मशहूर नेता थे अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लाल टोपी आंदोलन चलाया था। अब्दुल गफ्फार खान थे। तो ये चाहते नहीं थे भारत का विभाजन, ये चाहते थे एक भारत एक ही रहे, इसलिए पाकिस्तान के बनने के ही खिलाफ थे। लेकिन इनकी मर्जी के खिलाफ
इनके क्षेत्र को पाकिस्तान में मिला दिया गया और ये अभी भी आंदोलन लड़ रहे हैं बलूचिस्तान में कि हमको पाकिस्तान से आजाद करो, हम तो पाकिस्तान मिलना ही नहीं चाहते थे। ठीक है, तो अभी क्या सिंध और बलूचिस्तान से पाकिस्तान का, वहां पर क्या हो रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन कि हमको हमारी परमिशन के बिना पाकिस्तान में मिलाया गया। तो ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, ये पाकिस्तान में मिलना ही नहीं चाहता था, इसको सिंध क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो ये अभी भी आंदोलन कर रहा है कि हमको पाकिस्तान से में नहीं मिलना है। और इनके नेता कौन थे, अब्दुल खान गफ्फार खान। इनको भारत सरकार ने भारत रत्न भी दिया। भारत रत्न किसको मिलता है, भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को मिलता है। ठीक है, और जो कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ था। मतलब द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या कहता है कि 2 राष्ट्र 2 देश बनेंगे, 2 राष्ट्र 2 देश बनेंगे, इसके खिलाफ थे। ठीक है, अब्दुल गफ्फार खान। पंजाब और बंगाल की बंटवारे की समस्या, पंजाब और बंगाल की बंटवारे की समस्या। अब भारत विभाजन की तीसरी समस्या ये थी कि मुस्लिम बहुल जनसंख्या एक तो यहाँ पर ज्यादा थी, इधर ज्यादा थी और एक इधर ज्यादा थी, पंजाब और बंगाल में। लेकिन पंजाब और बंगाल में ऐसे बहुत से हिस्से थे जहां पर मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा नहीं थी। उनका क्या करा जाए, तो इससे घटना ये थी कि बंगाल और पंजाब में अनेक हिस्सों में गैर मुस्लिम आबादी भी थी। अनेक हिस्सों में ऐसे लोग भी थे जहां पर मुस्लिम नहीं थे। जैसे भारत में अनेक क्षेत्र में क्या मुस्लिम जनसंख्या है, अनेक क्षेत्र में हिंदू जनसंख्या है। ठीक है, तो उस समय ऐसा था कि बंगाल में क्या था, पूरे बंगाल में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही बराबर अनुपात में थे। पूरे इधर भी हिंदू और मुस्लिम बराबर अनुपात में थे। ठीक है, तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे। इन प्रांतों को बंटवारा किस प्रकार किया जाए, ये भी एक समस्या। ठीक है, फिर हमने देखा जिलावार संख्या, किस जिले में, अब हम राज्य देख रहे, जिले बंगाल के किस जिले में मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है वो पाकिस्तान को दिया जाए, जिसमें हिंदू जनसंख्या ज्यादा वो भारत को दी जाए। फिर भी कुछ लोग तो रहते ही थे। ठीक है, तो इससे बहुत सारे लोगों को क्या बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। चलो अब नुकसान कैसे हुआ, देखो यहाँ पर नुकसान कैसे हुआ। नुकसान कैसे हुआ देखो, यहाँ पर मालूम तुम में से एक स्टूडेंट रहता है। ठीक है, आगे समझ में, ये हिंदू है, अब इसका क्षेत्र पाकिस्तान में जा रहा है, तो ये वहां पर रहना नहीं चाहता है, ये भारत में आएगा। लेकिन इसके पास तो ये इसके सारी जमीनें कहाँ पर है, उस समय तो भारत था, लेकिन अब पाकिस्तान बन चुका है। तो फिर ये इधर आएगा तो फिर इसके पास कुछ भी नहीं बचा, और बड़ी संख्या में लोग इधर से उधर गए। मुस्लिम भारत से इधर गए और ये इधर से इधर आए, भारत के किसी से इस वाले क्षेत्र में गए और ये इधर से इधर आए। इधर भी ऐसा ही होगा, ये इधर से इधर गए, इधर से इधर आए। ये दिख रही है आपको ट्रेनें, कि लोग क्या ट्रेनों में भर भर कर बड़ी संख्या में क्या जा रहे थे, भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत। क्यों, जितना जल्दी जाएंगे वहां पर की जमीनें हमको मिल जाएगी, जितना जल्दी जाएंगे हमको वहां पर अच्छी जमीनें, क्योंकि जो मुस्लिम धर्म के लोग थे वो भी छोड़कर जा रहे थे ना, तो उनकी जमीन खाली होगी तो हमको जमीनें मिल जाएगी। तो ट्रेनों में भर भर के लोग जा रहे थे। ठीक है, फिर आपने वो फिल्म देखी गदर, वो ही सीन है इसमें। ठीक है, तो वो इसी की कहानी है कि उसमें क्या हो रहा था, अरे इधर आ जाओ, उसमें क्या हो रहा था, चुप हो जाओ। उसमें क्या हो रहा था, जो मुस्लिम धर्म के लोग थे उधर जा रहे थे और हिंदू धर्म के लोग इधर आ रहे थे। ठीक है, तो बस वो है क्या, भारत विभाजन की घटना। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इधर से उधर जा रहे थे, लेकिन जब इधर से उधर जा रहे थे तो पूरे देश में दंगे फैल रखे थे और हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ाई कर रखे थे। और ये सबसे 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 ज्यादा कहाँ पर है, ट्रेनों में। तो ट्रेनों में क्या आपस में हिंदू और मुस्लिम की मरे हुई कि ट्रेनें इधर से उधर जा रही थी, आपस में वो लड़ाई करते हुए जा रहे थे। ठीक है, आगे समझ रहे, और लड़ाई क्यों कर रहे थे कि वो मुस्लिम धर्म के लोग, ये तो ऐसे मुस्लिम, यहाँ पर कोई हिंदू रहता है, ये जाना नहीं चाहता, इसको निकाल रहे, अब तो हमारा देश निकला, ऐसे मार रहे, उसको भगा रहे हैं। ठीक है, आगे समझ में, इस तरह की बातें हो रही थी। आ गया, ये देखो, ये क्या, भारत के पार्टीशन की एक तस्वीर है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का परिवार बिछड़ गया, ठीक है, बहुत सारे लोगों की जाने गई। ठीक है, बहुत सारे लोगों की जाने, 1 लाख लोगों की तो आराम से जाने गई उस समय। ठीक है, 1 लाख लोगों की जाने गई। जब देश आजादी का जश्न मना रहा था तो 1 लाख लोगों की मौतें हो रही थी। ठीक है, आगे समझ में, लेकिन सबको लग रहा था कि लड़ाई कहां पर होगी, विवाद कहां पर होगा, बंगाल में। लेकिन बंगाल में कौन थे, महात्मा गांधी, नोआखली, बंगाल के नोआखली में महात्मा गांधी थे।
क्योंकि सबको लग रहा था कि हिंदू मुस्लिम के ज्यादा दंगे कहाँ पर होते हैं, बंगाल में होते हैं, पंजाब में तो बहुत कम दंगे होते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन इधर कौन आ गए, महात्मा गांधी हो गए। तो महात्मा गांधी यहाँ पर आए तो यहाँ पर बहुत ही कम दंगे हुए, ठीक है, बहुत ही कम दंगे हुए। तो एक लेखक है रामचंद्र गुहा, उन्होंने लिखा है कि एक तरफ पूरी भारतीय सेना थी जो फिर दंगों को नहीं रोक पाई, एक तरफ अकेला एक बूढ़ा 80 साल का व्यक्ति था जिसने जिसने एक बूढ़ा व्यक्ति था जो ढंग से चल भी नहीं पाता था, ठीक है, उसने दंगे को रोक दिया। तो ये कौन थे, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ठीक है, जिनके नाम पे योजना चल रही थी ना मनरेगा, उसको बदल दिया। इधर आ जाओ, ठीक है, समझ में आ गया। अभी चल रही मनरेगा योजना, जिसका नया नाम क्या है, बीबी जी राम, बीबी जी राम, ठीक है, जिसका फंड क्या कर दिया है सरकार ने, कम कर दिया है। इधर आ जाओ, अल्पसंख्यकों की समस्या। सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे, ये लोग परेशानी से गुजर रहे थे। जैसे ही देश का विभाजन हुआ वैसे ही दोनों तरफ के अल्पसंख्यक पर हमले प्रारंभ हो गए। जैसे ही विभाजन हुआ, पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं पर हमले होता था, भारत के कुछ इलाकों में मुसलमानों पर हमले शुरू होने लग गए। आबादी अनियोजित रूप से स्थानांतरित हुई। आबादी क्या, एकदम से स्थानांतरित हुई, अनियोजित रूप से, मतलब कोई प्लानिंग नहीं थी कि इधर से उधर लोगों को कैसे भेजना है, अनियोजित रूप से, ठीक है, समझ में आ गया। ट्रेनों भर भर के, ठीक है, भेड़ बकरियों की तरह जा रहे थे ट्रेनों में, समझ में आ गया। और इस दौरान बहुत सारे लोगों की जाने भी गई। ये क्या है, भारत के विभाजन की एक ट्रेन है जो जा रही है, ठीक है, आगे समझ में। बहुत से लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा, बहुत से लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा। बहुत से लोग इधर से इधर आ गए, उनके पास रहने के लिए कुछ भी नहीं है, तो दिल्ली में बहुत ज्यादा टेंट आ गए, दिल्ली में की राजधानी बहुत ज्यादा टेंट, लोग टेंटों में रह रहे थे, शरणार्थी बनना पड़ा। इस प्रकार विभाजन में सिर्फ संपदा, देनदारी और संपत्तियों का ही बंटवारा नहीं हुआ। विभाजन में केवल संपदा, देनदारी और संपत्तियों का बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि दोनों समुदाय हिंसा का शिकार हुए, दोनों समुदाय की हिंसा का शिकार भी। यह था भारत विभाजन, ठीक है। तो भारत विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं 14। तो अभी हाल ही में हमने भारत विभाजन विभीषिका दिवस मनाना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो 14 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, इस देश में बहुत ज्यादा हिंसा हुई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो भारत विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को मनाते हैं। और 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था। चलो, तो समझ में आया। आज हमने 2 क्वेश्चन पढ़े और दोनों क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ये क्वेश्चन बहुत ही देर में पढ़ा है और ये क्वेश्चन सिर्फ बड़े क्वेश्चन में ही आएगा। एक छोटा क्वेश्चन बन सकता तो बन सकता है कि भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ, धर्म के आधार पर हुआ, किस आधार पर हुआ। ऐसे कौन से पश्चिमी सीमा प्रांत के नेता थे जो द्विराज सिद्धांत के समर्थक थे, द्विराज सिद्धांत के खिलाफ थे। खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के नेता थे जो कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे। इनका मानना था कि भारत और पाकिस्तान नहीं बनने चाहिए, भारत एक राष्ट्र, एक ही राष्ट्र होना चाहिए। 2 राष्ट्र मतलब क्या है, यहाँ पर 2 अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, तो 2 राष्ट्र बनने चाहिए। तो भारत एक ही राष्ट्र है, भारत को एक ही राष्ट्र बनना चाहिए, लेकिन इनकी बात नहीं मानेगी और इनके क्षेत्र में पाकिस्तान में दे दिया गया, ठीक है। तो उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान भी पाकिस्तान में आ गया। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अगली क्लास, अगले क्वेश्चन अगली क्लास में पढ़ेंगे।